हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भविष्य काल यानी आने वाले समय अर्थात भविष्य काल में कोई कार्य पूरा हो चुका है के बारे में जो बताता है यानी हमें जानकारी देता है, इस टेंस के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इस टेंस के पहले प्रकार के वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं, अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें नहीं या नॉट या प्रश्न आदि नहीं होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है, अर्थात सकारात्मक वाक्य कहलाता है। तो इसमें हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान यानी पहले हम हिंदी वाक्य की पहचान को समझेंगे, उसके बाद हम अंग्रेजी वाक्य की पहचान को समझेंगे और साथ ही इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम हिंदी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भविष्य काल में हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया अर्थात मेन वर्ब के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या लिया होगा, दिया होगा, दी होगी, चुका होगा, चुकी होंगी या फिर या होगा, ई होगी, ये होंगे इत्यादि शब्द जुड़े रहते हैं। चलिए आगे उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण जैसे राम जा चुका होगा। तो जैसा कि आप उदाहरण में देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्य क्रिया जा यानी जाना है और मुख्य क्रिया के अंत में चुका होगा लगा हुआ है। अगला उदाहरण देखते हैं, वह सो गई होगी। तो यहाँ पर मुख्य क्रिया सो यानी सोना है और उसके अंत में गई होगी लगा हुआ है। अगला उदाहरण देखते हैं, हम निकल चुके होंगे। तो यहाँ पर क्रिया निकलना है और क्रिया के अंत में चुके होंगे लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम हिंदी वाक्यों को देखकर पहचान सकते हैं कि ऐसे हिंदी वाक्य जिसमें क्रिया के अंत में चुका होगा या ई होगी यानी चुकी होगी या चुके होंगे आदि शब्द जुड़े हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव के सेंटेंस होते हैं। तो हिंदी वाक्यों की पहचान को समझ लेने के बाद चलिए आगे अंग्रेजी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में हमको अंग्रेजी वाक्यों में मुख्य रूप से सब्जेक्ट लिखा हुआ दिखाई देगा सेंटेंस के शुरुआत में। उसके बाद हमको सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब शाल या विल दोनों में से कोई एक जो कि सब्जेक्ट के अनुसार सेंटेंस में लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद हमको सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैव भी लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस में लिखी हुई दिखाई देगी और उसके बाद सेंटेंस के अन्य स्ट्रक्चर हमको सेंटेंस में लिखा हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रकार से हम हिंदी और अंग्रेजी वाक्यों को देखकर पहचान सकते हैं कि इस प्रकार के हिंदी वाक्य जिसमें चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे तथा अंग्रेजी वाक्य जिसमें सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब शाल या विल, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैव और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव के सेंटेंस होते हैं। हिंदी एवं अंग्रेजी वाक्यों की पहचान को समझ लेने के बाद चलिए आगे हम अंग्रेजी वाक्य संरचना यानी हम अंग्रेजी में वाक्य को किस प्रकार से लिखेंगे या हिंदी वाक्यों को अनुवाद करते समय हमें अंग्रेजी में सेंटेंस को किस प्रकार से लिखना होगा इसे समझते हैं, यानी इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं। यानी हमें अंग्रेजी में वाक्य किस प्रकार से लिखना होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव के सेंटेंस। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब शाल या विल सब्जेक्ट के अनुसार लिखना होता है और उसके बाद हमको सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैव भी लगाना होता है। उसके बाद हमको सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी क्रिया का तीसरा रूप लिखना होता है। उसके बाद यदि सेंटेंस में विशेषता बताने वाला शब्द है यानी विशेषण है अर्थात एडजेक्टिव है
तो उसे लिखना होता है। उसके बाद हमको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लिखना होता है और उसके बाद सेंटेंस में यदि अदर वर्ड है तो उसे लिखना होता है। तो इस क्रम में हम अंग्रेजी वाक्यों को लिखेंगे तो हमारा अंग्रेजी वाक्य बिल्कुल सही बनेगा। तो हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हमें सेंटेंस को इसी क्रम में लिखना होता है, अर्थात पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब साल या विल लगाना होता है, उसके बाद हैव लिखना होता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना होता है, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। तो इस प्रकार से हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है। चलिए आगे कुछ एग्जाम्पल्स यानी हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करके देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा हिंदी वाक्य है राम जा चुका होगा। तो यहाँ पर हम सेंटेंस को देखकर पहचान लिए कि क्रिया के अंत में चुका होगा लगा हुआ है। तो यह हमारा वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव का सेंटेंस है। तो अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार इसे अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होगा। तो सब्जेक्ट इस वाक्य में राम है, तो इसे हम इंग्लिश में लिखेंगे राम, RAM, और इसका हम सब्जेक्ट का पहला अक्षर बड़ा रखेंगे। उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब विल लगाना होगा, तो यहाँ पर हम विल लिखेंगे। उसके बाद हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार हैव लिखेंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो यहाँ पर हम वर्ब अर्थात क्रिया यानी जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे वर्ब कहते हैं। तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसको हम याद कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा वर्ब है जा यानी जाना अर्थात गो है, तो गो का फर्स्ट फॉर्म GO गो, सेकेंड फॉर्म इसका वेंट होता है और थर्ड फॉर्म गॉन होता है। तो यहाँ पर हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना होगा, तो हम लिख देंगे गॉन। तो राम जा चुका होगा, इसका इंग्लिश सेंटेंस हो जाएगा राम विल हैव गॉन। तो इस प्रकार से हम अंग्रेजी वाक्यों को लिखेंगे तो हमारा अंग्रेजी वाक्य बिल्कुल सही बनेगा। हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करके देखते हैं। तो अगला हिंदी वाक्य है वह सो गई होगी। तो यहाँ पर भी हमारा वाक्य यानी वाक्य में क्रिया के अंत में गई होगी है और मुख्य क्रिया सो यानी सोना है। तो हम यहाँ पर अब सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा वह है, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट लड़की है अर्थात फेमिनाइन जेंडर है, स्त्रीलिंग है। तो इसके लिए हम इंग्लिश में प्रोनाउन सी लिखेंगे। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब विल लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारा सब्जेक्ट यदि ही है, सी है, इट है, नेम सिंगुलर या प्लूरल हो और दे हो यानी दे मतलब वे और यू यानी तुम या आप हो, तो इन सभी सब्जेक्ट के साथ में हमको हेल्पिंग वर्ब विल लगाना होता है। तथा हमारा सब्जेक्ट यदि आई यानी मैं है, वी यानी हम है, तो इन दोनों सब्जेक्ट के साथ में हमको हेल्पिंग वर्ब साल लगाना होता है, इसे ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट वह अर्थात सी है, तो हम इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब विल लगाएंगे। उसके बाद हम हैव लिखेंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हमारा वर्ब सो यानी सोना है, जिसे हम इंग्लिश में स्लीप बोलते हैं। तो इसका सेकेंड फॉर्म भी स्लेप्ट होता है और थर्ड फॉर्म भी स्लेप्ट होता है। तो यहाँ पर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव में। तो वह सो गई होगी, इसका इंग्लिश हो जाएगा सी विल हैव स्लेप्ट और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा अंग्रेजी वाक्य बिल्कुल सही बनेगा। चलिए आगे अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला हमारा हिंदी वाक्य है हम निकल चुके होंगे। तो यहाँ पर भी वाक्य के अंत में चुके होंगे है, निकल यानी निकलना यानी किसी भी स्थान को छोड़ना, जिसे हम इंग्लिश में लीव कहते हैं। लीव यानी छोड़ना या निकलना। इसका सेकेंड फॉर्म लेफ्ट और थर्ड फॉर्म भी लेफ्ट होता है। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा हम है, तो इसके लिए हम इंग्लिश में वी लिखेंगे और वी का पहला अक्षर बड़ा बनाएंगे। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब साल, वी के साथ में साल लगता है तो साल लिखेंगे। उसके बाद हैव लिखेंगे और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लीव का लेफ्ट लिखेंगे। तो हम निकल चुके होंगे, इसका इंग्लिश सेंटेंस हो जाएगा वी शाल हैव लेफ्ट। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से बहुत सारे अंग्रेजी के वाक्य
बना सकते हैं और हिंदी एवं अंग्रेजी वाक्यों को आसानी से पहचान सकते हैं। समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अन्य और वीडियो देखने के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके वहां से टेंस के सभी टाइप के सेंटेंस, इसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में 2 प्रकार के, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव, WH टाइप इंट्रोगेटिव, नेगेटिव में भी 2 प्रकार के, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव और WH टाइप इंट्रोगेटिव के सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।